भारत की करीब 65% से अधिक आबादी गांव में बसती है। ग्रामीण शिक्षा का तंत्र जितना मजबूत होगा उतना ही देश सुदृढ़ होगा। ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के स्तर में सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी लंबा सफर तय करना शेष है। ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों को लेकर बात करते हैं दुर्गेश जी और मनीष जी से। तो चलिए अब बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर और अर्बन इंडिया को लेकर के। और जैसा कि लगातार स्टूडियो में मेरे साथ दोनों ही मेरे खास मेहमान हैं। त्रिपाठी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का टाइम एंड अगेन जिक्र हमारे डिस्कशन में भी हुआ है। NEP 2020 इसको एक क्रांतिकारी स्टेप, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप माना जा रहा है एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। एजुकेशन सिस्टम में इस पॉलिसी में ऐसे कौन से मैजिकल फैक्टर्स आप मानते हैं जो कि इसको रेवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी कहा जा रहा है? जब आप NEP कहते हैं तो NEP से दो चीज़ें लोगों को समझ में आती हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो जब हम न्यू समझते हैं या नेशनल समझते हैं तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि पूरे देश के लिए है और नई है। नई मतलब कंटेम्प्रेरी है, रिलेवेंट है। नई का मतलब ये है कि आगे ये 10 साल, 5 साल, 15 साल जो भी उसका टेन्योर होगी, अवधि होगी, उसके लिए ये प्रासंगिक रहेगा। मेरा अपना मानना ये है कि मैं NEP के साथ थोड़ा सा मेरा एक जुड़ाव रहा है, उसको समझने में, बात करने में और उस बारे में थोड़ा रिसर्च करने में। मेरा ये मानना है कि भारतवर्ष ही नहीं, किस विश्व का कोई भी राष्ट्र यदि वो आगे बढ़ा है तो 3 चीज़ों से बढ़ा है। एजुकेशन, उसी एजुकेशन में रिसर्च भी आता है, उसी में इनोवेशन भी आता है, उसी में आता है डिजिटल टेक्नोलॉजी भी। हम विकसित देशों को देखते हैं, विकसित राष्ट्र को देखें तो किसके कारण से वो विकसित हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ का जो GDP है हमसे ज़्यादा है। वो GDP आगे कैसे हुई? वो पेटेंट से हुई। उनकी जो एक इनोवेशन, रिसर्च और जो एक एकेडमिक डेवलपमेंट रहा, उससे आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा कि लगभग 2% अमेरिका की GDP बाहर के बच्चों के आने से होती है जो वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में NEP के द्वारा, जो NEP में डिजिटल टेक्नोलॉजी की इंक्लूजन की बात कही जा रही है, जिसमें ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज की बात कही जा रही है, जिसमें ये बात कहा जा रहा है कि स्किल ओरिएंटेशन होगा, जिसमें ये कही जा रही है और ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें ये भी इनबिल्ट है एनीवन एनीवेयर कैन बी एबल टू लर्न, कैन बी एबल टू अर्न देयर डिग्री और ए सर्टिफिकेट। क्रेडिट ट्रांसफर की भी बात कही जा रही है, इनोवेशंस की बात हो रही है, रिसर्च की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात ओपननेस की बात हो रही है। आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही रिस्ट्रिक्ट होइए, ह्यूमैनिटीज़ में रहिए, म्यूजिक में रहिए, कंप्यूटर साइंस में रहिए। मतलब एक तरीके से पूरा बुके आपके पास है, जिसमें आपकी मन है, जिसमें आपकी अपनी प्रायोरिटी प्रेफरेंस है, जिसमें आपका दिल करता है उसके साथ आप आगे बढ़िए। मुझे ये लगता है कि इस तरीके का बुके जिस तरीके से NEP प्रदान कर रहा है, ये पूरे देश के लिए और भारतवर्ष के लिए आने वाले 5 साल और 10 साल में इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि NEP 2020 पूरे देश को एक नई दिशा देगा, और जो विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 की जो प्रायोरिटीज हैं, प्रेफरेंसेस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको फुलफिल करने में NEP 2020 पूरी तरीके से सार्थक सिद्ध होगा, ये मेरा विश्वास है। भला जी, ये बात तो बहुत अच्छी बताई त्रिपाठी जी ने कि एक बहुत ही प्रॉमिसिंग NEP 2020 पॉलिसी है, लेकिन सरकार, प्रत्येक सरकार, हर सरकार पॉलिसीज़ बनाती है, उन पर काम होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है ग्रास रूट लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन। NEP 2020 को लेकर के ये इम्प्लीमेंटेशन ग्रास रूट लेवल तक कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए, नो डाउट NEP 2020 इज़ ए रिवोल्यूशनरी स्टेप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इस NEP को उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है बेसिकली। एक है एलिमेंट्री एजुकेशन,
दूसरा है सेकेंडरी एजुकेशन और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, थर्ड है हायर एजुकेशन। और तीनों के अलग अलग वर्टिकल्स हैं, तीनों की अलग अलग अप्रोच है इम्प्लीमेंटेशन की। अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन को देखते हैं तो हमने पहले भी बात करी ग्रामीण लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की, कैसे इम्प्लीमेंट होगी जी। और जिसके अंदर इनकरेजमेंट भी होगा बच्चों को, फैमिली को काउंसलिंग भी होगी, उनकी मदर फादर को बताया जाएगा कि भाई शिक्षा का ये रोल है और अगर आप बच्चे को शिक्षा दिलवाते हैं तो उससे ये फ़ायदे भी होंगे। क्योंकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक डर सा है, डर का फैक्टर है कि भाई हम बच्चे के ऊपर, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि इन्वेस्ट ज़्यादा कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो हमको इनपुट मिलेगा या रिटर्न मिलेगा या नहीं होगा, अभी भी है। तो एक वो डर जो पैदा हुआ है उसको ओवरकम करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेसेस उन्होंने डेवलप किए हैं थ्रू एनईपी फॉर थ्री डिफरेंट सेक्टर्स। तो उसमें जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन का ग्रामीण लेवल पे चलेगा, जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर इन्होंने क्या किया है कि जितने भी स्कूल्स हैं फ्रॉम क्लास 1 से लेकर के और क्लास 5 से लेकर के और क्लास 12 तक के, उनको उनके अंदर सर्टेन स्टेप्स लिए हैं कि जो हायर एजुकेशन सेक्टर में बच्चे पढ़ने जाते हैं और जो पैराडाइम शिफ्ट होता है फ्रॉम सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन टू हायर एजुकेशन, होता क्या है कि हम सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर जो पढ़ाते हैं वो कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होता हायर एजुकेशन लेवल पे, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ते हैं 12th लेवल पे या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं 12th लेवल पे, बट अगर हम बच्चा अगर मेडिकल में चला जाता है या इंजीनियरिंग में चला जाता है तो वहाँ जाकर के उसके सब्जेक्ट ही चेंज हो जाते हैं। तो उसको इनकलकेट करने के लिए, उस ब्रिज को गैप करने के लिए जो इनोवेशंस हैं, जो स्किल सेट्स हैं जो रिक्वायर्ड है हायर एजुकेशन को, उसको 10th और 12th लेवल के ऊपर इनपुट देना और क्रिएट करना इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल लेवल के ऊपर, ताकि वहाँ पर जो बच्चा पढ़े वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड रहे हायर एजुकेशन में जाने के बाद पढ़ने के लिए। तो वो जो एक गैप है ब्रिज करने वाला, वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। अटल टिंकरिंग लैब्स इस्टेब्लिश हो चुकी है, नीति आयोग ने इस्टेब्लिश किया है, उसके लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट्स जाती हैं। एवरी स्कूल यूज्ड टू गेट द ग्रांट्स फ्रॉम नीति आयोग। उसके अलावा अटल टिंकरिंग इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसके अंदर कंप्यूटर सेक्टर में, इनोवेशंस में, इंक्यूबेशन सेंटर्स, स्किल सेंटर्स और आजकल जो एक वोकेशनल कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज का इंटीग्रेशन सब्जेक्ट्स में कर दिया गया है, ताकि और सीबीएसई भी जो करिकुलम फ्रेम कर रही है उसके अंदर भी वो सब्जेक्ट्स को इनकलकेट कर दिया गया है। तो अब क्या हो रहा है कि जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर जो बच्चे पढ़ रहे हैं या आने वाले समय पे पढ़ेंगे, वो प्रिपेयर्ड होंगे हायर एजुकेशन में जाने के लिए और वहाँ पर उनको कोई फेस प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब हायर एजुकेशन सेक्टर में बच्चा जाता है पढ़ने के लिए तो सबसे ज़्यादा मेंटल इश्यूज आते हैं, एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आती हैं, एडॉप्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बच्चा आईआईटीज़ में जाता है या मेडिकल कॉलेजेस में जाता है तो वहाँ बच्चा जो है ग्रास्प नहीं कर पाता और बच्चे को टेंशन होती है, स्ट्रेस आता है और बच्चा एक डिफरेंट स्टेप्स लेता है। तो वो चीज़ को ओवरकम करने के लिए स्कूल लेवल के ऊपर ये सारी चीज़ें इन्होंने पैराफिलिनिया जो उन्होंने डेवलप किया है वो ऑलरेडी डेवलप हो रहा है और धीरे धीरे करके हो रहा है। हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल्स हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स हैं दिल्ली में खासकर, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डेवलप कर लिया है और बहुत सारी लैब्स डेवलप करी हैं। सिमिलरली एक थर्ड जो फैक्टर है वो हायर एजुकेशन का है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम, हमारे बेनेट यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल अगर हम अपने यहाँ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हमने अपने यहाँ ओपन इलेक्टिव्स रखे हैं, मूक्स कर रखे हैं, कोर्सेरा के कोर्सेज आते हैं, एडेक्स के कोर्सेज होते हैं, उनको क्रेडिट्स देते हैं। बच्चा अगर लॉ पढ़ रहा है तो उसको अगर पढ़ना है इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट, वो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट ओपन बास्केट में है और पढ़ सकता है, क्रेडिट उसको मिल जाएंगे। या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का एक कॉन्सेप्ट है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का एक इनिशिएटिव यूजीसी ने लिया है उसके तहत।
तो होता क्या है कि जैसे बेनेट यूनिवर्सिटी में अगर 3rd सेमेस्टर में बच्चा पढ़ रहा है और 4th सेमेस्टर में बच्चा पढ़ने जाता है, चाहता है कि अशोका यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़े, तो वो भी वहाँ जाकर के पढ़ सकता है एक सेमेस्टर, और एक सेमेस्टर के बाद अपनी यूनिवर्सिटी में वापस आ सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कैरिकुलम, जिसके अंदर हर सब्जेक्ट को पढ़ने की एक क्षमता हो बच्चों के लिए, या एक फैसिलिटी प्रोवाइड करे, वो चीज़ें एक बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है इस पर्टिकुलर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच, मुझे लगता है यही एक जो रेवोल्यूशनरी या गेम चेंजर हम बार बार बात कर रहे हैं, वो उसका मेन जो जिस्ट है वो यही है कि स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच हम जो विद्यार्थी हैं उनके चश्मे से देख रहे हैं कि एक एजुकेशन में जो पॉलिसी है उसमें क्या कुछ उस अम्ब्रेला के अंडर होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम इस NEP 2020 की बात कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स करा दें जिससे कि उनको नौकरी मिलने में आसानी हो या जो सैलरी पैकेज हो वो बड़ा हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे रिसर्च, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट को लेकर के बनाई गई हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनी हैं, नीतियाँ बनी हैं। ऐसे में इस फैक्टर को एक छात्र के जीवन में जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनको आप कितना अहम मानते हैं? निश्चित रूप से आज के समय में देखा जाए तो चाहे वर्तमान समय हो या पहले भी प्रोफेशनल कोर्सेज की हमेशा से डिमांड रही है। NEP 2020 ने एक अच्छा काम किया है कि बच्चा ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस के सब्जेक्ट के साथ साथ चाहे तो कुछ टेक्नोलॉजी के कोर्सेज, चाहे तो कुछ इस तरीके के कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज को भी अडॉप्ट कर सकता है एट द सेम टाइम, क्योंकि अप टू 40% जो उसका क्रेडिट है वो उसको आना है डिजिटल एजुकेशन से, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स से। तो आज के समय में ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो मैनेजमेंट के हैं वे कंटेंट राइटिंग के बारे में, जो मीडिया का एक तरीके से डोमेन होता था, कंटेंट राइटिंग के कोर्सेज कर रहे हैं, सोशल मीडिया के कोर्स कर रहे हैं, और सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स जो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का पार्ट होना चाहिए वो मीडिया के बच्चे कर रहे हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत तेज़ी से बढ़ा है, करिकुलम को भी लेके, सिलेबाई को भी लेके। मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में बच्चे के सामने, जैसा आपने भी कहा कि स्टूडेंट सेंट्रिक NEP का सबसे बड़ा जो एक गेम चेंजर है या जो मेन USP है, तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज, स्किल ओरिएंटेशन के कोर्सेज को भी अडॉप्ट करेगा, साथ के साथ करेगा। तो जो ये बात थी कि प्रोफेशनल कोर्सेज करके ही उसको जॉब मिलेगी, तो वह चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होगी, और जो कॉरपोरेट सेक्टर में या जो भी जॉब के देने वाले सेक्टर हैं वहाँ पे जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ेगा, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ बढ़ेगा और एडॉप्टेबिलिटी के साथ बढ़ेगा, क्योंकि अब उसके सामने जो एप्लीकेंट आएगा उसके सामने वेरियस ऑप्शंस होंगे और वेरियस बुकें लेके वो पहुंचेगा। बिल्कुल, और इससे कहीं ना कहीं एक कॉर्पोरेट सेक्टर को भी एक स्किल सेट मिलेगा कि ये कहता है कि दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे। देखिए, इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो हैं, एक तो इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स एट द यूनिवर्सिटी लेवल। जी, उसमें क्या होगा कि वो सारी यूनिवर्सिटीज़ आज की डेट में उसको इस्टेब्लिश कर चुकी हैं और कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करने के मतलब प्रोसेस में है। दूसरा सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, दूसरा वाला, वो ये है कि इंडस्ट्री पर्सनल्स का एकेडमिया में पार्टिसिपेशन। जी, तो उससे क्या हो रहा कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज़ में काम करने की, वो हायर एजुकेशन के साथ जब ब्रिज करेगा या जब कोलैबोरेट करेगा, तो वो बच्चा पहले ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ के जाएगा। तो जब इंडस्ट्री में जा कर के काम करेगा तो उसके लिए कोई नया काम नहीं होगा। ठीक है। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे इनोवेशंस, बिजनेस इंक्यूबेटर्स, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है, स्टार्टअप प्रमोट कर रही है। और जो इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर्स जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में बने हैं, जिसके अंदर बच्चे स्किल्स ले रहे हैं अपना स्टार्टअप बनाने के लिए, स्टार्टअप क्रिएट करने के लिए, सस्टेनेबल स्टार्टअप क्रिएट करने के लिए, वो जो स्किल सेट्स आएंगे उससे क्या है, बच्चे
जो है एज ए नॉट वर्किंग एज ए नॉट ए एम्प्लॉय, दे कैन गिव द एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स ऑल्सो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है ये एंटरप्रेन्योरशिप को जो प्रमोशन किया जा रहा है या प्रोपेल किया जा रहा है, वो एक बहुत इफेक्टिव रोल इकोनॉमी में आने वाले समय में प्ले कर सकता है। खासकर जब हम भारत की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, 2047 के लक्ष्य की बात कर रहे हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एजुकेशन के विषय को लेकर आगे भी हमारी चर्चा चलती रहेगी।